Chalo, so we'll start with the unit 4. We have already completed the first 3 units. Is the screen visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So Jawaharlal Nehru wanted a strong state. He said, now that partition is a settled fact, it would be injurious to the interests of the country to provide for a weak central authority which would be incapable of ensuring peace, of coordinating vital matters of common concern, and of speaking effectively for the whole country in the international sphere. नेहरू जी ने क्या बोला? नेहरू जी ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे उनको भी लेटर लिखा था, उनको बोला था कि आप एक जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसको आप स्ट्रॉन्ग रखना. क्यों स्ट्रॉन्ग रखना? क्योंकि अगर हमारी कंट्री की वीक सेंट्रल अथॉरिटी होगी तो ना तो हम पीस इंश्योर कर पाएंगे, कॉमन कंसर्न जो वाइटल मैटर्स है, जो इंपॉर्टेंट मैटर्स है, उन पे हम ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, और जो हमारी अगर वीक सेंट्रल अथॉरिटी है तो एक तरीके से हम भी पूरी तरह वीक हो जाएंगे, हमारी कंट्री जो है वो वीक हो जाएगी. तो आप सेंट्रल अथॉरिटी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा अथॉरिटी देना, उसे स्ट्रॉन्ग रखना. तो द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर हाउ मेनी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स? 3 lists. कौन कौन सी लिस्ट थी वो? State, union and concurrent. So the first list was union list, which was preserved for the central government. Second was state, and the third was concurrent. यूनियन लिस्ट में क्या करा? यूनियन लिस्ट में हमने कुछ सब्जेक्ट ऐसे रखे जो कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही आएंगे. स्टेट गवर्नमेंट में हमने क्या करा? ऐसे सब्जेक्ट्स रखे जो कि स्टेट के अंडर आएंगे, और कॉन्करेंट लिस्ट में हमने ऐसे सब्जेक्ट्स रखे जिन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट और सेंट्रल दोनों की होगी. ठीक है, अब ये बताओ, कुछ कुछ एग्जाम्पल दो. यूनियन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? डिफेंस हो गया, बैंकिंग, फॉरेन रिलेशन, फॉरेन पॉलिसी हो गई, और करेंसी हो गया, एटॉमिक हो गया, मिनरल्स एंड की इंडस्ट्रीज. ठीक है, बहुत बढ़िया. अब स्टेट, लेकिन यहाँ पे हम यूनियन लिस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही आता है. ठीक है, अब बताओ स्टेट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? पुलिस, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चरल, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन, लोकल गवर्नमेंट, ये सारे आ गए हमारे स्टेट लिस्ट में. कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आता है? Taxes. क्या आता है? Tax. ठीक है, मैरिज, डिवोर्स, इलेक्ट्रिसिटी, अडॉप्शन, सक्सेशन, हाँ, लेबर, एडॉप्शन, सब. ठीक है, तो अगर हम उस टाइम पे बात करें, अभी अगर हम करेंटली देखें तो यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं? करेंटली यूनियन लिस्ट में है 100 सब्जेक्ट्स, और उस टाइम पे थे 97. स्टेट लिस्ट की बात करें तो करेंटली 61 है, उस टाइम पे थे 66. और कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें तो अभी करेंटली 52 है, उस टाइम पे 42 थे. चलो, however many more items were placed under exclusive union control than in other federations, and more placed on the concurrent list than desired by the provinces. तो इन सब्जेक्ट्स के अलावा यूनियन लिस्ट में भी और सारे सब्जेक्ट्स थे, और कॉन्करेंट लिस्ट में भी और सारे सब्जेक्ट्स थे. मेन अभी हम देखेंगे कि स्टेट लिस्ट की बेचारी भुगत रही थी. तो हमने, किसी ने यहाँ पे बोला था कि मिनरल और की इंडस्ट्रीज जो थी वो भी इनके अंडर आती थी. ठीक है, दूसरी चीज, आर्टिकल 356 के अंडर हमने क्या देखा? आर्टिकल 356 सेंटर को ये पावर देता है कि वो स्टेट के जो मैटर्स हैं उनमें इंटरफेयर कर सकता है, उनको ले सकता है विद द रिकमेंडेशन ऑफ Government. Excuse me, ma'am. Ma'am, can you repeat union subjects or state subjects and concurrent subjects में like अभी कितने कितने हैं as a number wise? अच्छा, यूनियन में करेंटली है 100 एट प्रेजेंट, ओरिजिनली थे 97. स्टेट में अभी है 61, तब थे 66. And in the concurrent list, presently there are 52 subjects, and पहले there were 42 subjects.
And there were how many subjects in concurrent? What did you say? प्रेजेंटली और उस समय उस टाइम पे पहले. टाइम पे देयर वर 42 इन कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक है, चलो. तो हमने देखा कि इसके अलावा यूनियन लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में और भी सब्जेक्ट्स थे. फिर हमने देखा कि जो मिनरल और की इंडस्ट्रीज थी वो किनके अंडर थी, यूनियन के कंट्रोल में थी. 356 आर्टिकल 356 के अंदर हमने पढ़ा कि आर्टिकल 356 gave the center the powers to take over a state administration on the recommendation of the governor. तीसरी चीज यहाँ पे आती है हमारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म. यहाँ पे जिनके पास भी इकोनॉमिक्स उन्होंने पढ़ा होगा कि जो टैक्सेस हैं वो हमारे फिस्कल पॉलिसी में आते हैं और बैंकिंग सिस्टम हमारा मॉनेटरी पॉलिसी में आता है. तो यहाँ पे जो फिस्कल है उसका मतलब है टैक्सेस. तो टैक्सेस पे इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला कि कुछ कुछ टैक्सेस तो ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से यूनियन के ही कंट्रोल में है, जैसे कि एक्सरसाइज ड्यूटी. एक्साइज ड्यूटी. एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, जो हम दूसरे नेशन से करते हैं तो वो ऑब्वियसली सेंटर के अंडर होगी. तो कुछ ऐसे थे जो कि सिर्फ और सिर्फ सेंटर के अंडर थे, कुछ ऐसे थे जो कि स्टेट्स के साथ शेयर होते थे और कुछ ऐसे थे जो कि पूरी तरह स्टेट्स के पास ही होते थे. ठीक है, तो हमने तीन चीजें पढ़ी, या तो पूरा सेंटर के अंदर या पूरा स्टेट के अंदर या फिर दोनों शेयर कर रहे हैं. ठीक है, जैसे हमने लिस्ट में पढ़ा था सेम इसी तरह से. इसके अलावा जो स्टेट्स थे वो कुछ कुछ चीजों पे टैक्स खुद भी अपनी मर्जी से कलेक्ट कर सकते थे, जैसे कि लैंड एंड प्रॉपर्टी टैक्सेस, सेल्स टैक्स, प्रॉफिटेबल ह्यूजली प्रॉफिटेबल टैक्स ऑन बॉटल्ड लिकर. ठीक है, कोई डाउट, बढ़ जाए आगे. Yes, ma'am. One thing, do we have मतलब किस में होता है हमारे road taxes are included in which taxes? Which of them? वापस एक बार Ma'am, road taxes are included in which of them? बताओ भाई, रोड टैक्स किस में आता है? I think it comes in union. Ma'am, I guess it is both union as well as state. Both. They share them. देखो, रोड ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मतलब अगर हमारे इंडिया से कहीं बाहर के देश में रोड जा रहे होते तो शायद हम उसे सेंट्रल में मानते, लेकिन रोड हर जगह है तो ऑब्वियसली स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर ही उस पर काम करता है. तो इट विल बी इन द सेकंड कैटेगरी, शेयर देम विद द स्टेट. Thank you, ma'am. अब ये कौन है बताओ, निकल गए, कौन थे ये? मैम के संथानम. ठीक है, कहाँ के थे? मैम मद्रास. अब ये थे स्टेट्स की तरफ, मतलब कि जो हम देखेंगे कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में हमारी चीजें चल रही हैं. सेंटर कह रहा है कि हमें ही सारी पावर चाहिए, स्टेट कह रहा है यार हमें भी थोड़ी दे दो. तो ये जो के संथानम थे ये किनकी साइड थे, ये थे स्टेट्स की साइड. इन्होंने बोला कि री एलोकेशन ऑफ पावर वाज नेसेसरी. जो पावर आप एलोकेट कर रहे हो उनको वापस एलोकेट करो क्योंकि अभी ढंग से एलोकेट नहीं हुए हैं. इन्होंने बोला कि ऐसा एक एजम्पशन है, एक मिसकंसेप्शन है कि अगर हम सारी पावर सेंटर को दे देंगे तो वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा. ये एक मिसकंसेप्शन है. क्यों? क्योंकि अगर आप सारी पावर सेंटर को दे दोगे तो सेंटर ओवरबर्डन हो जाएगा, उसके पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाएंगी कि उसके पास बहुत सारा भार हो जाएगा, बहुत बर्डन हो जाएगा वो, और अपने जो नॉर्मल फंक्शंस है वो भी अच्छी तरह से पूरी नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो इसीलिए हमें सेंटर को सारी पावर नहीं देना चाहिए, थोड़ी सी हमें स्टेट्स में भी बांट देनी चाहिए थी, ऐसा इन्होंने बोला. The fiscal provisions would impoverish the provinces since most taxes except land revenue had been made to preserve for the center. तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो फिस्कल प्रोविजंस है इनको भी ठीक करो, तुमने सारे टैक्स तो सेंटर को दे दिए हैं तो ऐसा मत करो, रीएलोकेशन ऑफ पावर करो और स्टेट्स को भी कुछ कुछ चीजें दो. अगर नहीं दोगे तो क्या होगा, अगर आप सारी पावर सेंटर को दे दोगे तो स्टेट्स क्या करेंगे, रिवोल्ट करेंगे अगेंस्ट द सेंटर, और फिर सेंटर जो है वो लाइकली हो जाएगा टू ब्रेक. द सेंटर इज लाइकली टू ब्रेक. ये किसने बोली थी लाइन? मैम के संथानम. हाँ, A member from Odisha. आगे पढ़ेंगे. चलो, तो जो सेंटर है वो ब्रेक हो जाएगा, रिवोल्ट हो जाएगा. चलो, तो मेनी अदर्स फ्रॉम द प्रोविंसेस echoed the same fears. सब यही बोल रहे थे
कि जो सेंटर है वो टूट जाएगा, सबके यही फियर थे. They fought hard for fewer items to be put on the concurrent and union list. क्यों हमने अभी पढ़ा था कि इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें यूनियन और कॉन्करेंट के अंडर डाल दी गई थी. यूनियन तो है यूनियन मतलब सेंटर के अंडर, और कॉन्करेंट में हमने पढ़ा कि सेंटर और स्टेट्स दोनों के अंडर. तो मतलब सारी चीजें बेसिकली सेंटर को दी जा रही थी कि सेंटर के अंदर तो रहनी ही चाहिए. तो इसीलिए लोग क्या ट्राई कर रहे थे, ये जो लीडर्स थे हमारे वो क्या ट्राई कर रहे थे कि जो कॉन्करेंट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, उनमें से कुछ कुछ चीजें निकाल के थोड़ी पावर स्टेट लिस्ट को भी दी जाए. So a member from Odisha warned that center is likely to break since powers had been excessively centralized under the constitution. तो हमें पावर को क्या करना है, डिसेंट्रलाइज करना है. लेकिन क्योंकि हम इतना ज्यादा सेंट्रलाइज कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा बर्डन आ रहा है किस पर, सेंटर पर. तो इस वजह से वो अपने नॉर्मल फंक्शंस भी पूरे नहीं कर पाएगा. चलो, the argument for greater power to the provinces provoked a strong reaction in the assembly. अब सबके अलग अलग रिएक्शन थे, देखते हैं क्या रिएक्शन थे. B.R. अम्बेडकर ने क्या बोला, a strong and united center much stronger than the center we had created under the Government of India Act of 1935. हमने ये पढ़ा था सीरीज ऑफ एक्ट में कि 1935 क्या एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. तो उस टाइम पे जो हमने सेंटर को अथॉरिटी दी थी उससे भी कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंटर अब हमें बनाने की जरूरत है. ठीक है, इसके बाद बताओ ये कौन है. हाँ जी, कौन है, गोपाल स्वामी. कौन है, गोपाल स्वामी अय्यर. अय्यर है वो. अयंगार. हाँ, चलो, तो ये है गोपाल स्वामी अयंगार. इन्होंने क्या बोला, द सेंटर शुड बी मेड एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल. यानी दोनों लोग सेम चीज बोल रहे हैं. अम्बेडकर ने बोला कि जो हमने 1935 वाले टाइम पे बनाया था सेंटर, हमें उससे भी स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहिए. और इन्होंने बोला कि हमें बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहिए, जितना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं उतना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. अब ये कौन है तीसरे इंसान, बालकृष्ण शर्मा. बालकृष्ण. उन्होंने क्या बोला, ओनली अ स्ट्रॉन्ग सेंटर कुड प्लान फॉर द वेलबींग ऑफ द कंट्री, mobilize the available economic resources, establish a proper administration and defend the country against foreign aggression. इन्होंने क्या बोला कि अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा तो हमारी कंट्री का वेलबींग हम प्लान कर सकते हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज को कैसे मोबिलाइज करना है वो कर सकते हैं, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन बना सकते हैं और अपनी कंट्री को फॉरेन एग्रेशन से बचा सकते हैं. ठीक है, तो ये तीनों लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि हमें स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहिए. इसके अलावा हमने देखा कि नेहरू भी सेम बात कह रहे थे. लेकिन कौन नहीं कह रहे थे, के संथानम. संथानम. ठीक. इसके बाद बिफोर पार्टीशन द कांग्रेस हैड एग्रीड टू ग्रांट कंसिडरेबल ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस. आफ्टर पार्टीशन मोस्ट नेशनलिस्ट्स changed their position because they felt that the earlier political pressures for a decentralized structure were no longer there. अब क्या हो रहा था कि हर स्टेट अपने अपने ऑटोनॉमी मांग रहा था. ठीक है, कभी मांग रहा था कि हमारी अलग लैंग्वेज कर दो, कभी कुछ और कह रहा था, कभी कोई और ऑटोनॉमी मांग रहा था. तो हर चीज में अपनी अपनी चीजें मांग रहा. तो एक टाइम पे वो ऐसे भी बोल सकता था कि देखो अब तो सब हम पे अलग अलग आ गया, अब तो हम एक अलग स्टेट बना रहे हैं. तो उन सब चीजों को, उस डर को खत्म करने के लिए ऐसा बोला गया कि अब तो डिसेंट्रलाइजेशन करना ही पड़ेगा, वरना ये जो हम इतनी ऑटोनॉमी देते जा रहे हैं ये बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी. The violence of the time gave a further push to centralization, now seen as necessary both to forestall chaos and to plan for the country's economic development. The constitution thus showed a distinct bias towards the rights of the Union of India over those of its constituent states. अब हमने उसमें क्या पढ़ा था, जो हमने पढ़ा कि स्टेट लिस्ट में क्या टॉपिक्स थे, हेल्थ, एजुकेशन. अब ये हेल्थ एजुकेशन जैसे टॉपिक्स कैसे पूरे होंगे, अगर हमने देखा कि एक्साइज ड्यूटी पूरी तरीके से किसके अंडर थी, सेंटर के अंडर थी. बात यहाँ पे किसकी चल रही है, लैंड रेवेन्यू की. अगर आप लैंड रेवेन्यू भी उनसे ले लोगे, उनके पास अगर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा ही नहीं है, फाइनेंशियली वो इतने कम है, तो वो कैसे ख्याल रखेंगे हमारी हेल्थ का, एजुकेशन का कैसे ख्याल रखेंगे. तो इसीलिए कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम क्या चाह रहे हैं कि
स्टेट को भी थोड़ी पावर दी जाए और उनको टैक्स, जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था अभी हमने, क्या शब्द था वो, फिजिकल फिस्कल, हाँ, फिस्कल फेडरलिज्म। तो फिस्कल फेडरलिज्म में क्या बोला गया कि अगर आप चाहते हो कि ये फाइनेंशियली इन पे खर्चा करें, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, तो उन्हें लैंड रेवेन्यू वाला हिस्सा दे दो। चलो, और इसके बाद सब अपने क्वेश्चंस के साथ भी तैयार रहना, जो हमने पिछली बारी करा था, आपस में पूछे थे, वही हम वापस करने वाले हैं। फिलहाल चारों आंसर्स एक साथ चैट पे। Okay, so I've received one answer from Akash, one from Rishita Singh, and one from Yashwant. One from Rishita Lamba. Okay, two from Rishita Singh. Four from Tanvi Shah. Four from Yash. Very good, Tanvi. Very good, Yash. Two from Bhumika. Two from Jessica. And four from Akash. Very good, Akash. Four from Anna. Very good, Anna. Three from Bhumika. आकाश थर्ड गलत है। फोर फ्रॉम श्रेया, वेरी गुड श्रेया। नहीं नहीं, श्रेया ने एक नहीं दिया ना कोई सा। श्रेया आपके तीन। Yes, ma'am. This word one I didn't get. आकाश अभी भी गलत है, थर्ड। और किसी को देना है? श्रेया के चारों आ गए। और कौन रह गया? अभिराम के नहीं आए, स्वीटी के नहीं आए, अनीश के नहीं आए, और बाकी सबके तो आ गए। ओके, भूमिका के चारों आ गए। अभी पता चलेगा आकाश। Sweetie, should we wait for you? No, ma'am. चलो, तो the first question is, what power did the Article 356 give to the central government? ऋषिता के विचारों आ गए। हाँ जी, क्या पावर दी थी 356 आर्टिकल ने? Center could take over the power of states on the recommendation of governor. ठीक, on the recommendation of the governor. Second, name the leaders who demanded a strong central government. B.R. B.R. Ambedkar, Ambedkar, Jawaharlal Nehru. Nehru, Balkrishna Sharma.
B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, तीसरे कौन Balkri. और चौथे? Balkrishna Sharma. Ma'am, was it also Krishna Balaswamy. Swami Iyengar? Balkri. सॉरी आई कुडंट हियर, वापस किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा ना? Ma'am, was it also Gopal Swami Iyengar, like Krishna Gopal Swami Iyengar? सात थे ना, वही तो मैं बोल रही हूँ, नेहरू, अंबेडकर, बालकृष्ण स्वामी, गोपाल स्वामी, अयंगार, चारों। Okay, ma'am. ठीक है। थर्ड, यूनिटरी सिस्टम वाज इम्पोज्ड बाय Colonial government. colonial government. ठीक है, बहुत बढ़िया। फोर्थ, व्हाट वाज द नीड ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट? To raise the powerful army and to put down the domestic insurrections. कंट्री की वेलबींग के लिए, इकोनॉमिक रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने के लिए, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिश करने के लिए और फॉरेन एग्रेशन से अपने आप को डिफेंड करने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत है। चलो, किसी के पास? हाँ जी। Ma'am, what's the answer for question number 3? क्वेश्चन नंबर 3 इज कॉलोनियल गवर्नमेंट। जब हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे, हम एक कॉलोनी थे, तब यूनिटरी सिस्टम था। कोई रेडी है क्वेश्चंस के साथ? किसी ने तो मुझे भी चैट पे लिखा था, किसने लिखा था? हाँ चलो यश पूछो। Yes, ma'am. So I have a question. At present, how many subjects are there in state union and concurrent list? 161. 161 and 57. 52. 52. I think it's 61 in state subjects. 100 in union, 61 in state and 52 in Concurrent. यश को खुद ही नहीं आता आंसर, यश मुझसे पूछ रहा है चैट पे, बहुत बढ़िया। चलो, और किसी को पूछना है कोई क्वेश्चन? पूछो यार, कोई भी क्वेश्चन बनाओ, आपस में पूछो। Ma'am, who declared that the center government was stronger than the government of India Act of 1930? B.R. B.R. Ambedkar. और पूछो, सब एक एक क्वेश्चन पूछेंगे। ऋषिता पूछो एक क्वेश्चन। Excise duty comes under which? Union, state, or concurrent? Union. That's correct. क्या? आकाश ने पूछ लिया? Excuse me, ma'am. Yes, ma'am. Yes, के बाद मैंने पूछा। ओके, हाँ तन्वी। Ma'am, I had a doubt. In the textbook, it is written that in other cases, and in bracket, it is written income tax and excise duties is shared with the state. So how is it only union list? Where? On page 423 in the NCRT book, it's written Yes, ma'am. that it is actually concurrent because it says it is shared with the state excise duties. Custom duties is central, but excise duties is under both. It's written. अच्छा, okay, sorry. The import duty and export duty comes under custom duty, na? It doesn't come under excise duty. Yes, ma'am. So that way it's fine. Custom duties is import and export, so it comes under central, and the excise duty comes under concurrent. Fine. हाँ, so anybody else wants to ask any question? I do. पूछो. Why does the Constitution show a bias towards the Union and not the states? हाँ जी, कौन आंसर करेगा? Can you please repeat the question? Why did the Constitution show a distinct bias towards the rights of the Union of India over the states? Because after the partition, they all were feared that the states will likely to break, and means that a single state will be difficult. So I think that's why most of the nationalist leaders were in favor of a strong center. Yes, ma'am, that's correct. Okay. और कोई? स्वीटी?
Yes, ma'am. Yeah, you want Income tax comes under which list? Concurrent. Union. okay. Chalo. So unit number 5. Ma'am, income tax comes under which list? Concurrent. The language issue is debated over many months and often generated intense arguments. अब क्या करा गया 1930s के टाइम पे किसको बना दिया गया सबसे इम्पोर्टेंट? Ma'am, can you repeat? 1930s के टाइम पे कौन सी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया? Hindustani. तो हिंदुस्तानी लैंग्वेज को 1930 में हमने बना दिया नेशनल लैंग्वेज. महात्मा गांधी फेल्ट दैट एवरीवन शुड स्पीक इन अ लैंग्वेज दैट कॉमन पीपल कुड इजीली अंडरस्टैंड. ठीक है. हिंदुस्तानी क्या थी? ब्लेंड ऑफ हिंदू एंड उर्दू. It was a popular language of a large section of the people of India, and it was a composite language enriched by the interaction of diverse cultures. ठीक है. बहुत सारे लोग हिंदुस्तानी बोलते थे, सबको समझ आ जाती थी, कॉमन पीपल को समझ आ जाती थी. तो हिंदुस्तानी को 1930s में हमने नेशनल लैंग्वेज बना दिया. This multicultural language Mahatma Gandhi thought would be the ideal language of communication between diverse communities. बहुत सारी communities हैं, तो उनके बीच में सबसे बढ़िया language है. और इस लैंग्वेज के थ्रू क्या कर सकते हैं हम? हिंदू मुस्लिम को यूनिफाई कर सकते हैं, यूनाइटेड कर सकते हैं, और नॉर्थ और साउथ के लोग को भी अकोमोडेट कर सकते हैं. तो सारे लोग साथ में रह सकते हैं क्योंकि ये लैंग्वेज बहुत कॉमन है. From the end of the 19th century, however, Hindustani as a language had been gradually changing. क्या क्या चेंज आ रहे थे, कौन बताएगा? Can you repeat? 19th सेंचुरी के एंड में हिंदुस्तानी लैंग्वेज में बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे. क्या चेंजेस आ रहे थे? Ma'am, Urdu was becoming Persianized and Hindi was becoming Sanskritized. ठीक है. और And ma'am, Hindu-Muslim unity was also breaking. ठीक है. As communal conflicts deepened, Hindi and Urdu also started growing apart. हिंदी और उर्दू का ब्लेंड ही तो बन के हिंदुस्तानी आया था, लेकिन अब क्या हो रहा था? हिंदू और उर्दू दूर दूर हो रहे थे, अलग अलग भाषाएं बन रही थी. On the one hand, there was a move to Sanskritize Hindi, purging it of all words of Persian and Arabic origin. तो पर्शियन और अरेबिक ओरिजिन के सारे वर्ड्स को हटा हटा के हिंदी को संस्कृत की तरफ धकेला जा रहा था. और दूसरी तरफ जो उर्दू थी वो पर्शियन की तरफ जा रही थी. As a consequence, language became associated with the politics of religious identities. तो religious basis पे जो उर्दू और हिंदी है वो अलग हो रहे थे. ठीक है. महात्मा गांधी, however, फिर भी महात्मा गांधी अभी भी हिंदुस्तानी पे ही टिके हुए थे. अब हर कहानी में ना एक विलन होता है, तो यहाँ पे विलन कौन है? ये नाम बताओ इनका. आरवी धुलेकर. ठीक है. इन्होंने क्या करा? ही मेड एन एग्रेसिव प्ली दैट हिंदी बी यूज्ड एज द लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग. अभी तक सब सही चल रहा था, हिंदुस्तानी हमारी भाषा थी, लेकिन हिंदुस्तानी में क्या होने लगे? डिविजन्स होने लगे. उर्दू और हिंदी, कौन बार बार ज्वाइन कर रहा है? हिंदुस्तानी और कौन सी भाषा थी? उर्दू. ये दोनों अलग होने लगी. तो अब जो हमारे आरबी दुलेकर हैं वो बोलते हैं कि एक काम करो, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए जो मेन लैंग्वेज है, जो नेशनल लैंग्वेज है, वो कौन सी लैंग्वेज बना दो? हिंदी बना दो. तो अब इन्होंने क्या करा? इन्होंने अपनी स्पीच बोली हिंदी में, और इन्होंने बहुत ही गंदी तरह सबको बोला कि अगर तुम्हें हिंदी नहीं आती तो तुम चले जाओ, तुम्हारा यहाँ रहना ही नेसेसरी नहीं है, तुम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रहना डिजर्व ही नहीं करते, जो कि बहुत गंदा था. ठीक है. और फिर इसके बाद भी वो अपनी स्पीच हिंदी में बोलते रहे. अब ये स्पीच वाले किस्से के बाद 3 साल बाद 12 सितंबर 1947 को Dulekar's speech on the language of the nation once again sparked off a huge storm. By now, the language committee of the Constituent Assembly had produced its report, and thought of a compromise formula to resolve the deadlock between those who advocated Hindi as the national language and those who opposed it. तो ये हम आगे देखेंगे लैंग्वेज कमेटी ने करा क्या. ठीक है. तो फिलहाल यहाँ आरवी दुलेकर
बहुत ही बदतमीजी से बात करते हैं, ये मेन चीज है. It had decided but not yet formally declared that Hindi in the Devanagari script would be the official language, but the transition to Hindi would be gradual. अब इन्होंने ये डिसाइड तो कर दिया कि ठीक है हम हिंदी को बना देंगे, लेकिन अभी एकदम से बना देंगे तो फिर तो वापस लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी. तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हिंदी पे जाएंगे. तो ट्रांजिशन टू हिंदी वुड बी ग्रेजुअल. ठीक है. तो उस टाइम पे क्या करा, शुरू के 15 साल में तो उन्होंने बोल दिया कि सारा जो ऑफिशियल वर्क है वो हम इंग्लिश लैंग्वेज में करेंगे, और बाकी हर प्रोविंस को हम ये कह रहे हैं कि आप अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेज चूज कर लो जिसमें आप अपने प्रोविंस का ऑफिशियल वर्क करोगे. ठीक है. लेकिन दुलेकर को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, जो ये धीरे धीरे करना चाह रहे थे. वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहा था. वो कह रहा था कि सीधे सीधे ज्यादा ड्रामे मत करो और चुपचाप क्या कर दो, जो हिंदी लैंग्वेज है उसको नेशनल लैंग्वेज बना दो, ये धीरे धीरे वाले काम मत करो. ठीक है. तो उन्होंने उसने क्या बोला कि ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं, मुझे क्या चाहिए, हिंदी नेशनल लैंग्वेज चाहिए. He attacked those who protested that Hindi was being forced on the nation. जो ये कह रहे थे कि जबरदस्ती हिंदी थोपी जा रही है, उन पे ये अटैक कर रहे थे. और जो ये कह रहे थे कि महात्मा गांधी ने ऐसा बोला है कि हिंदुस्तानी लाओ हिंदी मत लाओ, उनका ये मजाक उड़ा रहे हैं. अब दुलेकर ना बहुत अड़ियल थे. देखते हैं कैसे. ये दुलेकर है, ये पता ही है. What particularly perturbed many members was the tone in which Dulekar was arguing his case. तो ये तो हमें पता ही है कि दुलेकर बहुत बदतमीजी से बात कर रहे थे. तो जो प्रेसिडेंट थे असेंबली के, उन्होंने भी कई बार दुलेकर को इंटरप्ट करके बोला कि देखो यार, तुम जिस तरीके से बात कर रहे हो ना, मुझे नहीं लग रहा कि तुम, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम बदतमीजी से बात कर रहे हो, तो तुम बहुत अपने केस को एडवांस कर रहे हो, यानी तुम अपनी बात बहुत अच्छे से समझा पा रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है, तुम्हारी बात ऐसे तो सुनी भी नहीं जाएगी. इतना सुनने के बाद भी दुलेकर जो है वो फिर भी अपनी उसी बदतमीजी को कंटिन्यू रख रहे थे. इसके बाद आती है हमारी, कौन आती है, श्रीमती जी दुर्गाबाई, जो कि थी मद्रास. अब इन्होंने क्या बोला, देखो इन्होंने ना पहले से हिंदुस्तानी को अपनी लैंग्वेज मान ली थी. ठीक है. और ये हिंदी के अगेंस्ट में, मतलब ना अगेंस्ट में थी ना फॉर में थी, लेकिन हाँ इन्हें इतनी बात समझ आ गई थी कि हिंदी अगर आएगी तो बहुत ज्यादा लड़ाइयां होने लगी. तो इन्होंने सबको ये बताया कि देखो साउथ में हिंदी के लिए ऑपोजिशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, सब हिंदी के अगेंस्ट जा रहे हैं. लेकिन फिर भी महात्मा गांधी क्योंकि हमारे फादर ऑफ द नेशन थे, तो उनके कहने पे इन्होंने क्या शुरू करा, हिंदी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया साउथ में. कैसे, इन्होंने स्कूल स्टार्ट करे और उसमें जो क्लासेस थी वो हिंदी में लेनी शुरू कर दी. ठीक है. तो उन्होंने महात्मा गांधी के कहने पे काम किया, लेकिन फिर भी ये इनको हिंदी से आज सच कोई लगाव नहीं था. इन्होंने हिंदुस्तानी पहले मान चुकी थी, लेकिन फिर क्या हुआ, बट नाउ दैट लैंग्वेज वाज बीइंग चेंज्ड, वर्ड्स फ्रॉम उर्दू एंड अदर रीजनल लैंग्वेजेस वर टेकन आउट. तो इसीलिए इन्होंने महात्मा गांधी की बात मान ली. Any move that eroded the inclusive and composite character of Hindustani, she felt, was bound to create anxieties and fears amongst different language groups. तो ना तो ये हिंदी के अगेंस्ट थी, ना ही फॉर थी, लेकिन हाँ इन्होंने इतना बोला था कि हिंदी के अगेंस्ट साउथ में बहुत ज्यादा लड़ाइयां हो रही हैं. और अगर हम हिंदुस्तानी का, जो हमने पहले पढ़ा ना कि हिंदुस्तानी में बहुत सारे डाइवर्स कल्चर्स थे, कॉम्पोजिट कैरेक्टर था, सबको साथ लेके चल रही थी, हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करेगी, नॉर्थ साउथ के पीपल को यूनाइट करेगी. तो अगर हम वो कैरेक्टर उसका छीन लेंगे हिंदुस्तानी का, तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारी एंग्जाइटीज और फियर्स आएंगे डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स के बीच में, यानी कि लड़ाइयां हो सकती हैं. तो इस बात में श्रीमती जी दुर्गाबाई ने बोला था. इसके बाद आते हैं श्री शंकर राव देव, जो कि बॉम्बे के थे. इन्होंने क्या बोला, he stated that he had accepted Hindustani as a language of the nation, but he want, if you want my wholehearted support for Hindi, you must not do now anything which may raise my suspicions and which will strengthen my fears. इन्होंने बोला कि देखो मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप हिंदुस्तानी, मैं तो हिंदुस्तानी मानता हूँ, लेकिन ठीक है अगर आपको हिंदी लाना है तो मेरे को उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा काम मत करना जिससे मेरे शक आपके प्रति बढ़े और जो मेरे डर हैं वो बढ़े. मतलब कि लड़ाइयां नहीं होनी चाहिए, बाकी आप देख लो. ठीक है. फिर एक और इंसान कौन है, एक और इंसान है टी.ए. रामालिंगम चेट्टियार, जो कि थे मद्रास के. इन्होंने क्या बोला, इन्होंने इस बात पे एम्फोसिस दिया कि जो भी काम करना है
उसे ढंग से करो, अपने दायरे में रह के करो, ऐसा कुछ मत करो जिसकी वजह से लड़ाइयां होने लग जाए. द कॉज ऑफ हिंदी वुड नॉट बी हेल्प इफ इट वाज पुश्ड टू एग्रेसिवली. अगर आप जबरदस्ती लोगों पे फोर्स करने वाले हो तो फिर मुझे नहीं लगता कोई काम बनने वाला है. The fears of the people, even if they were unjustified, had to be allayed, or else there will be bitter feelings left behind. अगर लोगों को ऐसा लग रहा है, लोगों को हिंदी हिंदी अगर इम्पोज हो जाएगी, उस बात का लोगों को डर है, माना वो डर फालतू हो, लेकिन फिर भी उनके डर को समझो, उनकी बिटर फीलिंग्स को ऐसे पीछे मत छोड़ो. ठीक है. When we want to live together and form a united nation, there should be mutual adjustment and no question of forcing things on people. यानी कि जबरदस्ती जो है चीजें मत थोपो, धीरे धीरे जो ला रहे हो वो वाली हरकतें भी मत दो, लोगों की परेशानी समझो, हमें साथ रहना है, हमें एक यूनाइटेड नेशन बनना है. तो अगर म्यूचुअल एडजस्टमेंट है यानी कि दोनों पार्टी एडजस्ट कर रही हैं तो ठीक है, वरना जबरदस्ती थोपो मत. चलो ये तो वही डिबेट शुरू हो गई. और सब अपने अपने क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर लो. Okay, so I received all 4 answers from Yash, 2 from Sweetie, 1 from Abhiram, 2 from Anna, 2 from Sweetie, all from Akash. Very good Akash, very good Yash. Then all from Anna, very good Anna. 2 from Abhiram, 2 from Bhumika, all from Jessica, very good Jessica. All from Abhiram, all from Bhumika, all from Shreya. And that's it. शुरू करें. चलो. First, who said these lines? There should be mutual adjustment and no question of forcing things on people. टी रामालिंगम चेट्टियार. ठीक है, कहाँ के थे वो? मद्रास पार्लियामेंट. ठीक है. चलो. Second, who informed the house that the opposition in the south against Hindi was very strong? श्रीमती जी दुर्गाबाई. ठीक है. और उन्होंने क्या करा था? किसकी एडवाइस पे क्या करा था? महात्मा गांधी की एडवाइस पे हिंदी पढ़ाना शुरू किया था स्कूल्स में मद्रास साउथ इंडिया के. ठीक है. Third, who wanted Hindi to be declared as the national language and not as an official language? आरपी धुलेकर. आरबी दुलेकर. और 3 साल बाद कब इन्होंने वापस ये मुद्दा उठाया था? 12 September 1947. ठीक है.
Last, by the 1930s, the Congress had accepted the Hindustani ought to be the national language. True or false? True. तो जब सब सही था तो फिर क्या हुआ? Hindu-Muslim divide. Conflicts. क्या हुआ? Regional conflicts, Hindu-Muslim conflicts. ठीक है, कॉम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगी और हिंदी का संस्कृताइजेशन और उर्दू का पर्शियनाइजेशन। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया है। अब रुको, अब एक बड़ी अच्छी चीज खिलाएंगे आपको।